हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उस फिल्म को मैं शर्त लगाती हूँ कि आप लोगों ने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पर आपको ये शायद फिल्म अवेलेबल ना हो, चाहे वो सैटेलाइट चैनल हो, चाहे यूट्यूब हो, इवन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ये फिल्म मौजूद है। और ये अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा बेहतरीन लव स्टोरीज़ में से एक है। और इसकी जो गाना है, इसके एक गाने की जो ट्यून है, वो उस ज़माने में रिंगटोन के रूप में हमें सुनाई देती थी। जो नोकिया के फ़ोन्स आते थे पहले के ज़माने में, हमें इस तरह की जो रिंगटोन्स होती थी वो हमें डाउनलोड करनी पड़ती थी। और कुछ के पैसे लगते थे, कुछ फ्री में होती थी, या हमें किसी को गिफ्ट करने होते थे तो हम किसी दूसरे के मोबाइल पर भी जो है गिफ्ट किया करते थे। ये वो दौर था और ये उस दौर की वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो लव्ड मूवी है। और आज भी ये जब भी ये मूवी आती है सैटेलाइट चैनल पर ख़ास तौर पे, तो जो भी हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो ज़रूर इस फिल्म को देखते हैं, या हमारी मम्मियाँ देखती हैं, या हमारी दादियाँ नानियाँ बहुत शौक़ से ये फ़िल्म देखती हैं। क्योंकि इस कहानी का जो पूरा बैकग्राउंड है, जो ताना बाना है, ये उनके ही लाइफ से जुड़ा हुआ है कि कैसे हमारे जो भी हमारी दादी हैं या नानियाँ हैं, उन्होंने कैसे सरवाइव किया था। क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ था, जो भी जंगें हुई थी या जो भी लड़ाइयाँ हुई थी देश को आज़ाद करवाने के लिए तो हुई थी, साथ में फिर जब पार्टीशन हुआ था तो भी हमारी जो हैं, हमारे जो दादी हैं या नानी साइड के जो लोग हैं, वो कैसे स्ट्रगल करके उन्होंने अपने आप को बचाया था और कैसे जो है फिर उन्होंने अपनी एक नई लाइफ शुरू की थी। तो ये सारी कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी, मैंने तो बहुत सुनी है अपनी दादी से, कि कैसे पार्टीशन हुआ, कैसे जो है मिलिट्री आ गई थी, कैसे बाहर निकाला गया था, कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एक लकीर खींची थी। तो वो सारे ताने बाने जो हैं बताए गए थे हमें। तो ये जो मूवी है ये डेफिनेटली उसी जो है दौर को दर्शाती है कि कैसे पार्टीशन जब हुआ तब कैसे सरहदें बनी, फिर दो मुल्क बट गए, दो देश बट गए, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। और वहाँ पर जो हैं कैसे वहाँ का कोई शख्स हिंदुस्तान आता है और वहाँ के देश के लड़के से जो है, इवन ये जो कहानी है ये भी ऐसी ही है कि एक पाकिस्तानी लड़की अपनी जो है एक रिलेटिव की अस्थियां लेकर आती है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो जो हैं उनकी जो अस्थियों को यहाँ हिंदुस्तान में बहाया जाए। वो खुद भी हिंदुस्तानी होती हैं लेकिन वो वहीं पर रह जाती हैं। तो कुछ ये कहानी आपको देखने को मिलेगी जो इस फिल्म में बताई गई है। अगर आप ये फिल्म देख रखी होगी तो आपको पता ही होगा। तो कैसे वो एक लड़के से मिलती है जो फ़ौज में होता है और कैसे उनके बीच में जो है रिलेशन डेवलप होता है। फिर उसके बाद जो सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस जो दोनों करते हैं एक दूसरे के लिए, ये मूवी जो है एक ट्रू लव को जो है रिप्रेजेंट करती है। वो ट्रू लव जिसके बारे में अक्सर लोग बहुत बात करते हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सारे ग्रंथ तक लिख डाले हैं कि प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम प्रेम। जो प्रेम है उसकी जो व्याख्या है उसको कहीं ना कहीं इस फिल्म में बताने की कोशिश करी कि जो भी हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, या कोई भी हमारे इतिहास के पन्नों में जो प्यार होता था उसका असली मीनिंग क्या है। तो ये इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि दो लोग जिनके मज़हब बिल्कुल अलग हैं, जो बिल्कुल एक अलग अलग जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के लिए किस हद तक जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी भी कुर्बान कर दी। तो ये कहानी जो थी ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थी। और इसको जिस तरीके से बनाया गया था, ये यश चोपड़ा साहब ने ही बनाई थी, ये उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। और इसका म्यूज़िक भी जो था वो
मदन मोहन जी ने दिया था। और आई थिंक वो तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी, मतलब उनकी डेथ के काफ़ी साल बाद जो है यश चोपड़ा जी ने जो है इन गानों को इस्तेमाल किया। और आज भी ये गाने जो हैं वो एक तरीके से कल्ट माने जाते हैं। ये पूरी की पूरी जो मूवी है ये एक तरीके से क्लासिक, कल्ट क्लासिक मूवी है, जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये जो मूवी है ये जो है बहुत ही अच्छी बनाई गई है। और इसमें दो देशों की जो दुश्मनी है और जो देशों की जो दुश्मनी के बीच की वजह से जो दो लोगों का जो प्यार जो है वो सेक्रीफाइस होता है, जो उनको सब कुछ झेलना पड़ता है, ये कहानी वो दर्शाती है। बहुत से लोगों को ये भी लगेगा कि ये फिल्म जो है कुछ एजेंडाओं को प्रमोट कर रही है, जो हो सकता है, मैं भी मानती हूँ कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर कुछ लोग, चंद लोग अपनी सोच को अगर थोड़ा बड़ा कर लें तो फिर क्या कोई गलत बात होगी, क्या कोई गलत मसला होगा, क्या अगर अगर कुछ समाज के ठेकेदार अपनी सोच की जो मोच है उसको अगर ठीक कर लेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे वीर ज़ारा हैं जो आज भी जो हैं एक दूसरे के होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। बहुत सारे इसमें बाउंडेशंस होती हैं, ठीक है, वो उनके अपने रिचुअल हैं, अपने सबकी अपने बिलीव्स हैं, बट स्टिल ठीक है, आप कंफर्टेबल नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन दो लोगों को अलग करने के लिए एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को ही ख़त्म कर दो। मतलब एक शख्स की तो इंडिविजुअलिटी ख़त्म कर दी गई थी, वो जो हीरो था उस फिल्म में, और जो लड़की थी उसने खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर ली। हालांकि लड़का चाहता तो अपने आप को उन सब सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था, बट बशर्ते उसको उस लड़की को बदनाम करना पड़ता जो उसने नहीं किया। तो ये बहुत सारे जो इस मूवी के कुछ टचिंग पहलू हैं जो आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और यकीनन ये फ़िल्म आपकी पलकों को ज़रूर भिगाएगी जब आप इस फिल्म को में इन्वॉल्व होते जाएंगे। इस फिल्म का जो एक एक सीन है, एक एक डायलॉग है, वो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। और इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो थे शाहरुख खान, प्रीति जिंटा जो ज़ारा का किरदार निभाती हैं, और खुद शाहरुख खान वीर का किरदार निभाते हैं। और इसमें रानी मुखर्जी भी होती हैं जो एक वकील का किरदार निभा रही हैं, जिन्होंने बहुत ही संवेदनशील होकर इस किरदार को निभाया है। और डेफिनेटली ये वो टाइम था जब रानी मुखर्जी अपने गोल्डन पीरियड में थी। ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लीजिए कि हमने, जो हम ऑडियंस है, जो उस दौर की ऑडियंस है, हमने वो वक्त भी देखा है जहाँ पर बॉलीवुड का डंका इस कदर बजता था कि हर कोई, मेजॉरिटी जितने भी आर्टिस्ट होते थे सबके सब एक गोल्डन पीरियड जी रहे थे, और हम सब उस गोल्डन पीरियड के गवाह बने। अगर मैं रानी मुखर्जी की बात करूं तो रानी मुखर्जी की बैक टू बैक फिल्में लगातार हिट हो रही थी बड़े बैनर की, चाहे वो बंटी बबली क्यों ना हो, और चलते चलते, मतलब रानी मुखर्जी बिल्कुल भी पलट कर पीछे नहीं देख रही थी। ये बहुत कम एक्ट्रेसेस के साथ होता है और रानी उनमें से एक है कि रानी को बहुत ही अच्छी, जो एक सक्सेस का जो स्पेलिंग है ना, वो रानी मुखर्जी को लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है और बोलना भी आता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इतनी सक्सेस जो रानी मुखर्जी ने देखी है, जिस तरह के तरीके की सक्सेस देखी, आई थिंक माधुरी ने भी देखी होगी, पर वो उस एरा के में देखी होगी अपने 80s 90s के दौर में, जब उन्होंने तेज़ाब मूवी का वो गाना किया था। लेकिन यहाँ पर मैं रानी मुखर्जी की बात कर रही हूँ कि बहुत कम अभिनेत्रियों को ऐसी फिल्में मिलती हैं और अच्छा खासा रोल मिलता है। मतलब रानी मुखर्जी की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये थी कि उसकी जितनी फिल्में आ रही थी, रानी मुखर्जी का काम बहुत ही सराहा जा रहा था, और वाकई रानी मुखर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने रानी मुखर्जी की एक फ़िल्म भी आई थी ब्लैक, उस मूवी के बारे में भी मैंने कुछ महीने पहले बात की थी। उसका जो है मैं लिंक हो सका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो रानी की बेहतरीन फिल्में आ रही थी उस दौर में, और वीर ज़ारा भी उनमें से एक थी।
और रानी मुखर्जी बहुत खूबसूरत भी लगी हैं इस फिल्म में, और एक मुस्लिम कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, और कोई कह नहीं सकता कि वो मुस्लिम नहीं लग रही थी। बिल्कुल वो अपने कैरेक्टर में इन्वॉल्व थी। हालांकि असल ज़िंदगी में तो वो बंगाली हैं, बंगाली टाइग्रेस हैं, लेकिन काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है। अब मैं बात करूँगी प्रीति जिंटा के बारे में। प्रीति जिंटा का भी करियर जो है वो एक तरीके से इस करियर को जो सबसे ज़्यादा स्पीड पकड़ी वो कल हो ना हो में पकड़ी, जब करण जौहर के साथ में प्रीति जिंटा की ये फिल्म आई थी। उससे पहले प्रीति जिंटा का करियर ठीक ठाक था, वो अच्छी फिल्में कर ज़रूर रही थी, जैसे कि चोरी चोरी चुपके चुपके, क्या कहना, मैंने क्या कहना मूवी के ऊपर भी बात करी है, जो 2000 में आई थी। तब उस वक्त प्रीति जिंटा को भी आए हुए अपने करियर में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो प्रीति जिंटा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही थी। लेकिन यस, प्रीति जिंटा को भी मैं कहूँगी सक्सेस एक अलग बात होती है, लेकिन आपके काम की वजह से तारीफ जब तक ना मिले तो वो आपकी सक्सेस नहीं कहलाती। आप किसी बड़े एक्टर के साथ में काम कर रही हो, एक साइड किक बन के थोड़ा बहुत ठुमका लगा लिया, थोड़ा हंस बोल लिया, रोमांस कर लिया, फिल्म हिट हो गई तो आप भी क्रेडिट खाने आ गई, नहीं। आपको बाकायदा फिल्म में एक अच्छा रोल मिला है और आपने उस रोल को इतनी अच्छे से निभाया कि पब्लिक पूरी तारीफ़ कर रही है। ऐसा बहुत कम प्रीति जिंटा के साथ हुआ। प्रीति जिंटा ने भी अच्छे रोल किए, जैसे क्या कहना मूवी में बहुत अच्छा रोल किया प्रीति जिंटा ने। लेकिन धीरे धीरे अगर आप बात करें तो आई थिंक लास्ट मूवी जो थी वो झूम बराबर झूम थी, जो अभिषेक बच्चन के साथ थी, बॉबी देओल थे, लारा दत्ता थी। हालांकि वो फिल्म बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप हुई थी, और उसके बाद से ही धीरे धीरे जो प्रीति जिंटा है वो गायब हो गई थी। हालांकि अब वो वापस से आ गई हैं, क्योंकि भाई अब उनको कई साल बाद रियलाइज़ हुआ है कि भाई मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे काम करना चाहिए। लेकिन एक वक्त था कि वो भी सब छोड़ छाड़ के भग ली थी कि भाई मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो बच्चा पैदा करना है, वो एक होता है, उस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। तो रानी मुखर्जी का तो करियर बहुत अच्छा था, और प्रीति जिंटा भी जो है करियर में अच्छा कर रही थी। अगर मैं बात करूं कोई मिल गया मूवी की प्रीति जिंटा की, तो उसमें जो सारी लाइमलाइट थी वो तो भाई ऋतिक को ही मिल गई, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो फिल्म थी वो ऋतिक के ऊपर थी, और प्रीति जिंटा का कोई बहुत अच्छा रोल नहीं था। और एक कहते हैं ना चालू टाइप का रोल था कि हाँ भाई साथ में है, बस ठीक है, हिन हिन हंसने के लिए या डांस करने के लिए, बट कोई ऐसी दमदार एक्टिंग करने का मौका प्रीति जिंटा को कोई मिल गया में नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे जो है प्रीति जिंटा मेहनत कर रही थी। उन्होंने कल हो ना हो में भी अच्छा काम किया। वो कल हो ना हो जो मूवी थी वो एक तरीके से मैं कहूँगी शाहरुख खान और सैफ अली खान के इर्द गिर्द ज़्यादा घूम रही थी। लेकिन हाँ, जो प्रीति जिंटा थी वो अच्छी लग रही थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा, उनका लुक भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो प्रीति जिंटा भी अपने करियर में अच्छा कर रही थी, लेकिन रानी मुखर्जी थोड़े परसेंटेज ज़्यादा अच्छा कर रही थी, क्योंकि उनकी काम की तारीफ हो रही थी, वो लिटरली काम कर रही थी। एक काम करना होता है हाँ भाई फिल्मों में चार ठुमके लगाना और हंसना बोलना रोमांस करना, एक होता है अपने काम को समझ के उसमें अपना 900% देना, और उस 900% जो दिया है उसकी उनको शाबाशियाँ मिलना, वो मुझे लगता है मैं उसको काम ज़्यादा अच्छे से कहूँगी। तो खैर ये फिल्म रिलीज़ होती है सन 2004 में। अच्छा जी, अब मैं बात करूँगी शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान का तो ऑब्वियसली सितारा बहुत अच्छा चल ही रहा था। मतलब एक तरीके से सन 2000 में ऋतिक की जब एंट्री हुई थी तब लगा था सबको कि भाई अब एक नया लड़का आया है, तो क्या शाहरुख क्या सलमान, तो ये सब तो छुट्टी कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। शाहरुख का जो क्रेज़ है वो कभी भी कम नहीं हुआ किसी के भी आने जाने से। इनफैक्ट आज भी ठीक है, शाहरुख की डेफिनेटली फिल्में फ्लॉप हो गई थी, शाहरुख बिल्कुल एक वक्त में दिखना भी बंद हो गए थे। लेकिन खैर अब उन्होंने पीआर स्ट्रेटजीज कर कर के वो अपने आप को वापस लेके आए, उनकी बैक टू बैक 2 फिल्में हिट हो गई, तो एक अलग बात है, उनमें कॉन्फिडेंस आया। लेकिन एक ऐसा वक्त था कि जेन्युइनली शाहरुख की एक्टिंग, उसकी परफॉर्मेंस के आगे कितना भी खूबसूरत कोई एक्टर हो, डांसर हो, अच्छा एक्टर हो, वो अपनी जगह पर है, बट शाहरुख की पर्सनालिटी अपनी जगह पे है। शाहरुख खान ने
अपने काम में कोई कमी पेशी नहीं आने दी। उन्होंने बहुत अच्छा काम 2000 के बाद भी किया। उनकी कल हो ना हो मूवी आई, फिर ये वीर ज़ारा मूवी आई। अगर मैं वीर ज़ारा की ही बात करूं तो शाहरुख खान ने इस जो किरदार था, एक फ़ौजी का किरदार था, जो बाद में जाकर एक लवर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जब उसको ज़ारा से मोहब्बत हो जाती है तो एक तरीके से एक एक आर्मी ऑफिसर, एक देशभक्त से लेकर जो वो एक महिला यानी कि एक प्रेमी भक्त बनता है, उसका सफ़र जो शाहरुख ने बहुत ही काबिल तारीफ़ वो सफ़र को तय किया। और यश चोपड़ा साहब ने जो है शाहरुख खान से बहुत अच्छा काम निकलवाया भी, कि वो जो कैरेक्टर था कि एक सख्त लौंडा टाइप ऑफिसर है और उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, तो कैसे उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे बदलती है। तो ये चीज़ें डायरेक्टर के ऊपर होता है कि उस किरदार को कैसे निकलवाएं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस दौर में जो शाहरुख थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो अपने लेट 30s में थे, यानी कि उनकी एज कुछ 38-39 की रही होगी, क्योंकि अब तो वो 59 ईयर्स के हो गए हैं। लेकिन ये अगर आप 20 साल पीछे जाएं तो आई थिंक 40 या अर्ली 40s में होंगे या लेट 30s में होंगे। तो आप देखिए कि तब वो कैसे लगते थे और आज वो कैसे लगते हैं। आई थिंक वो तब ज़्यादा अच्छे लगते थे। आज आप देखिए, आज उन्होंने भले ही बहुत सारी सर्जरीज़ वगैरह करवा ली हैं, जो भी आप कह लो, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने डंकी में वो लग रहे थे, वो लग रहा था वो बहुत आर्टिफिशियल लग रहे थे, यानी कि कंप्यूटराइज एक हीरो लग रहा था। लेकिन अगर आप वीर ज़ारा की बात करें तो वीर ज़ारा में हीरो की तरह ही लग रहा था। वो बेकार का उछलना कूदना नहीं लग रहा था। वो जो एक मैच्योरिटी, जो गंभीरता एक लड़के में होती है जब वो फ़ौजी बनता है, आप देखेंगे डंकी में भी वो फ़ौजी का ही किरदार निभाया है। इनफैक्ट अगर आप गौर करेंगे तो डंकी की कहानी और वीर ज़ारा की कहानी थोड़ी बहुत सिमिलर थी, जहाँ पर जैसे हीरो हीरोइन जो वीर ज़ारा हैं वो बुढ़ापे में मिलते हैं एक दूसरे से, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। बट फ़र्क सिर्फ इतना था कि एंड में वीर ज़ारा जो हैं वो शादी कर लेते हैं और साथ में रहने लगते हैं। यहाँ पर ये जो तापसी पन्नू हैं ये टपक जाती हैं, यानी कि ये बीमार होती हैं तो ये चली जाती हैं इस दुनिया से। लेकिन जो एक सिमिलैरिटी दिखाई, एक फ़ौजी दिखाया, तो आप देख सकते हैं कि जो डंकी में जो फ़ौजी का किरदार जो शाहरुख ने प्ले किया था और वीर ज़ारा में जिस तरह से प्ले किया था, वो कितना ज़्यादा सही था। और ऑफ कोर्स लुक्स की भी बात करें, जो उनके आगे के जो ब्राउन बाल थे, गोल्डन बाल थे, वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर चर्चा में आए थे और वो सूट भी कर रहे थे। ठीक है, एज डेफिनेटली मैटर करती है। आज जो शाहरुख हैं वो काफ़ी बड़ी उम्र के हैं, लेकिन फिर भी ये जो होता है ना एक नेचुरल, जब कन्वर्ट होके अननेचुरल में तब्दील होने लगता है तो वो दिखता है। इतना कंप्यूटराइज, इतना वीएफएक्स जो ये डालते हैं आजकल हीरो की ऊपर, चाहे वो बॉडी हो चाहे वो कुछ हो, तो उससे वो नेचुरलिटी ख़त्म हो जाती है। या तो फिर आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली रोल करो, आप बड़े भाई या फादर या इस तरह के रोल करो, वो आपको करने नहीं है। चलो जवान में थोड़ा बहुत शाहरुख ने जो है एक फादर का, मैंने पिक्चर देखी नहीं है बट मैंने सुना है कि फादर का थोड़ा रोल किया है उसने, लेकिन जो हरकतें हैं वो फादर जैसी नहीं है ना। बट साथ ही साथ में शाहरुख ने एक यंग वर्जन भी रोल प्ले किया है, तो ठीक है, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए कि भाई हाँ भाई कि मैं अपनी एज के अकॉर्डिंगली भी रोल कर रहा हूँ और एक अपनी मर्ज़ी का भी रोल कर रहा हूँ, यानी कि एक जवान लौंडे का मैं रोल कर रहा हूँ, तो वो भी करना है और ये भी करना है। तो इसमें जो है अगर आपको यंग दिखना है तो वो वीएफएक्स की मदद से ही दिखेंगे। चलो बूढ़े तो आप दिख जाओगे, बहुत आसानी से बूढ़े दिख जाओगे। आपने थोड़ा अलग करने के लिए वो अपने बालों को भी वो जो है बिल्कुल निकलवा दिया, ऐसा मेकअप किया आपने, लेकिन फिर दूसरी तरफ आप एक जवान बन के भी तो आए, यानी कि आपने कंपनसेट कर लिया ना। लेकिन वहाँ पर वीर ज़ारा में ये बाकायदा बुज़ुर्ग का भी रोल किया इन्होंने और जवान का भी रोल किया। ठीक है, वो भी इन्होंने कंपनसेट किया कि भाई जवान तो ये थे ना, तो बूढ़ा कर लिया तो क्या हो गया, दो दो किरदार निभा दिए।
तो दोनों साइड दिखा दिया, तो वो एक सेफ प्ले हो गया ना। सिर्फ बूढ़ा बूढ़ा नहीं दिखाया या सिर्फ जवान जवान नहीं दिखाया। कई लोग होते हैं जो बूढ़े का कैरेक्टर किसी और से प्ले करवाते हैं, जवान का, जो भी है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, वो भी शाहरुख ने किया था। लेकिन मैं इस फिल्म में और उस फिल्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं डंकी की बात करूं तो डंकी में भी इनको बूढ़ा दिखाया है, लेकिन जो वो बुढ़ापे की जो एक मर्यादा होती है, जो एक संजीदगी होती है किरदार में, वो डंकी में आपको पता नहीं देखने को मिली या नहीं मिली है। मैंने तो खैर डंकी इतनी देखी नहीं, बट जितनी मैंने देखी है मुझे वो ज़्यादा संजीदगी वीर ज़ारा में दिखी थी शाहरुख की। इनफैक्ट मुझे इस फिल्म में शाहरुख का अभिनय बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक लवर, एक जेंटलमैन का किरदार बहुत अच्छे से निभाया, जो अपने देश के प्रति भी वफ़ादार है और अपनी बंदी के प्रति भी उतनी वफ़ादार है। अपनी मोहब्बत के प्रति भी उसकी वफ़ादारी काबिल तारीफ़ थी और अपने देश के प्रति भी। तो ये बहुत अच्छा एक कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि यश चोपड़ा साहब ने बहुत अच्छा काम निकलवाया। ये डायरेक्टर के ऊपर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि डंकी फिल्म के जो डायरेक्टर साहब थे वो शायद इतने खुश थे कि भाई उन्होंने शाहरुख को ले लिया है। अब मुझे होता है ना एक रिस्पेक्टफुल कि भाई मैं इतने बड़े स्टार को क्या निर्देश दूं, ऐसा करो वैसा करो, इतना इन्होंने काम किया है तो चलो जो ये कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो है वो जो डायरेक्टर का जो एक विज़न होता है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं लगा। हो सकता है इन्होंने अपना इनपुट दिया हो, शाहरुख ने कहा हो कि नहीं आप बताओ कैसे करना है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना उनसे वो काम नहीं निकलवा पाए हैं। मे बी आई डोंट नो क्या था, वो एक लौंडा बनाने के चक्कर में शाहरुख को फिल्म में बहुत मुझे लगता है डंकी फिल्म ख़राब हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो यश चोपड़ा साहब है वो शाहरुख को लौंडा नहीं बना रहे थे, वो उसे एक मैच्योर आदमी दिखा रहे थे कि एक मर्द की क्या पर्सनालिटी होती है, जो फ़ौज में होते हैं और उनको जब मोहब्बत होती है एक लड़की से तो उनका क्या बॉडी लैंग्वेज होता है, वो बड़ी अच्छे तरीके से दिखाया, बड़े फाइन तरीके से दिखाया। यहाँ पर जो राजकुमार हिरानी साहब हैं वो बस लौंडागिरी, अरे ये वो, ओ तेरी ये वो, जो एक वो स्वैग, वो दिल्ली का वो छपरी लौंडा बना, वो नहीं जचा है। क्योंकि हम सबको पता है कि भाई शाहरुख की अब एज भी हो गई है, अब उनकी लड़की फिल्मों में आ गई है, उनका बेटा भी आ गया है, तो अब हमको पता है और वो नहीं एक्सेप्ट होता है। हम कितना भी किसी को अप्रिशिएट कर ले कि भाई देखो इस एज में भी कितना मेंटेन किया है, लेकिन फिर भी हमें लगता है यार भाई अपनी एज के अकॉर्डिंगली रोल करो। वहाँ तापसी पन्नू से कोई उनकी केमिस्ट्री इतनी जम नहीं रही थी। यहाँ पर वीर ज़ारा में अगर मैं बात करूँ तो प्रीति जिंटा के साथ भी उनकी केमिस्ट्री जम रही थी और रानी मुखर्जी के साथ भी। हालांकि इस फिल्म में रानी मुखर्जी कोई उनकी गर्लफ्रेंड का किरदार नहीं निभा रही होती है, एक बेटी समान वकील होती है जो उनको, जो उनके साथ जो अन्याय होता है पाकिस्तानी जेल में, वो उसके लिए खड़ी हुई होती हैं। बहुत अच्छे से जो है दिखाया गया है कि वहाँ के लोग भी समझदार होते हैं, वहाँ के लोगों में भी रहम होते हैं, और दिखाया कि एक पाकिस्तानी लड़की एक हिंदुस्तानी कैदी की मदद कर रही है। तो वो भी एक बहुत अच्छा मैसेज मेरे हिसाब से दिया गया था। भले ही लोगों को इसमें कोई हिडन एजेंडा लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, वो अपनी बात है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं नहीं वो गलत है, नहीं नहीं वो सही है, ठीक है, सबका अपना एक आउटलुक होता है, एक व्यू होता है। लेकिन हमारे जैसे जो भोले भाले ऑडियंस होती है, जो सिर्फ एक पॉजिटिविटी फैलाने में यकीन रखती है और पॉजिटिविटी देखने में यकीन रखती है, उनको ये गेस्चर अच्छा लगा। और रानी मुखर्जी और कौन है ये, शाहरुख खान ने, आप देख सकते हैं इतनी फिल्में ऑलरेडी ये लोग कर चुके थे चलते चलते, और साथिया फिल्म में भी इनका एक गेस्ट अपीयरेंस था शाहरुख खान और तब्बू का। तो आपको पता ही होगा कि हस्बैंड वाइफ का रोल करते हैं, लवर्स का रोल कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से एक बाप बेटी, सॉर्ट ऑफ बाप बेटी का रोल इन्होंने प्ले किया, और वहाँ पर भी दोनों को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। जो वाकई लग रहा था कि ये जो हैं शाहरुख की हमदर्द हैं, यानी कि अगर शाहरुख की शादी ज़ारा से हो जाती, यानी वीर की शादी ज़ारा से हो जाती, तो यकीनन यही उनकी बेटी बन के निकलती। तो ये भी हो सकता था, या ये भी एक कहानी बन सकती है अगर इसका रीमेक बनाया जाए, कुछ ऐसी मिलती जुलती। खैर रानी ने बहुत अच्छा काम किया, और जो
आप कह सकते हैं शाहरुख खान के साथ जो उनकी जो ट्यूनिंग थी, जो सीन थे जेल में, वो बड़े ही अच्छे थे। तो ओवरऑल इस फिल्म को आप लोग जब भी देखेंगे आप लोग बोर नहीं होंगे। और इस फिल्म में किरण खेर भी थी, अमिताभ बच्चन भी थे, हेमा मालिनी भी थी। और किरण खेर तो एज़ यूजुअल हैं ही बहुत बढ़िया एक्ट्रेस, और बहुत ही ठोक कर एक्टिंग करती हैं। और इसमें जो एक चीज़ दिखाई गई, एक लड़की का व्यू पॉइंट दिखाया गया कि भाई अक्सर जो है वाइफ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई हस्बैंड के लिए सब कुछ करना, अपने आप तक को निछावर कर देना, अपने आप को बर्बाद कर देना। लेकिन बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो अप एक गर्लफ्रेंड के लिए अपने आप को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। तो यही उसकी जो एक पारखी नज़र थी प्रीति जिंटा की, यानी कि ज़ारा की, जिसकी वजह से उसने जो है ये डिसीजन लिया कि मेरी वजह से शाहरुख की लाइफ ख़राब हुई है, तो अब मैं हिंदुस्तान जाऊंगी और वहीं पर रहूंगी, और उसके माँ बाप की, जो उसके चाचा ताई ताऊ थे शायद, उनकी सेवा करूंगी और उनके अधूरे सपनों को पूरा करूंगी। तो ये जो होता है, एक पैशन होता है एक औरत का उस मर्द की तरफ कि भाई जो मेरे लिए अपने आप को भी झोंक सकता है, बिना डरे, बिना खौफ के, बिना संकोचित हुए हुए। अक्सर लोग कहते हैं कि औरतें संकोचित मन की होती हैं, लेकिन कभी कभी औरतें ऐसी चीज़ें कर जाती हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड ही नहीं होता। और यही प्रीति जिंटा ने भी किया। प्रीति जिंटा ने जो है एक तरीके से बगावत करी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर। वो बात अलग है कि फिर उसको झुकना पड़ा बिकॉज ऑफ हर फादर हेल्थ या जो भी है। बेटियां सोचती हैं, बेटियां के ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है भाई तुम बाप की इज्जत हो, जो गलत नहीं होता। और उसने एक अच्छी बेटी का भी फिर फ़र्ज़ निभाना ज़रूरी समझा कि ठीक है भाई, अगर मैं एक अच्छी लवर नहीं बन पा रही हूँ तो फिर मैं एक अच्छी बेटी ही बन जाऊँ। लेकिन वहाँ पर भी जो है मनोज बाजपेयी के साथ उसकी शादी होती है, जो शायद वो एक रात भी उसके साथ नहीं टिक पाती है और वो भी उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसको भी पता चल जाता है कि भाई ये औरत जो है वो मुझसे प्यार नहीं करती है, उसके मन में कोई और है। तो ठीक है कि भाई एक आदमी को जब ये पता है कि जिससे उसने शादी की है वो उसका पति नहीं है और वो मन से तो किसी और के साथ है, भले ही तन से वो मेरे साथ है बट मन से तो वो किसी और को अपना मान चुकी है, तो फिर ऐसी बीवी का मैं क्या करूं। सिर्फ एक जानवरपंती दिखाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है कि मैं उसकी लाइफ से चुपचाप चला जाऊं। तो शायद मैंने वो सीन देखा नहीं है कि कैसे एग्जैक्टली मनोज बाजपेयी जो है प्रीति जिंटा की लाइफ से जाता है, बट वो चला जाता है। तो वो उनकी शादी कुछ ही घंटे की आप समझ लो रहती है, फिर वो चली जाती है और फिर वापस जो है वो हिंदुस्तान जाकर जो है अपने बॉयफ्रेंड और उसके पेरेंट्स के अधूरे ख्वाबों को पूरा करती है। वो बच्चियों को पढ़ाती है। तो ये एक बहुत बड़ा उसकी एक था। वो चाहती तो बहुत कुछ और कर सकती थी, अपने बारे में सोच सकती थी, जो हम सेल्फ लव कहते हैं आजकल की तारीख में, वो सेल्फ लव के पीछे भाग सकती थी। लेकिन उसने सेल्फ लेस लव करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो ये पूरी की पूरी जो आप कहोगे कि बहुत ही खूबसूरत ये लव स्टोरी थी। और इस लव स्टोरी को यकीन नहीं होता कि 20 साल हो चुके हुए आए हुए, और इस फिल्म को जो है बहुत पसंद किया गया था। और जो बड़ी उम्र के उम्र दराज लोग हैं वो भी ये फिल्म देखने गए थे, और उनको भी अपना टाइम याद आता था, कैसे हम लोग पाकिस्तान में रहते थे, कैसे दो मुल्क का बंटवारा हुआ। देखिए सबके इमोशन होते, ठीक है अब बातें बहुत अलग हो गई हैं, अब बहुत चीज़ें हो गई हैं जो बहुत बदल गई हैं, अब लोग डरते हैं बात करने वक्त। लेकिन फिर भी जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं या जो हमारी दादी थी, उनकी बहुत अच्छी अच्छी यादें, मेमोरीज़ जुड़ी हुई थी कि वो बताते थे कि हम पाकिस्तान में रहते थे, वहाँ पर ऐसे घर होते थे, ऐसा सब हम साथ में मिल के खाते थे। और सबकी यादें हैं, मेमोरीज़ थी जो सब लोग रखते थे। और इतना कुछ हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो देख कर आए थे, और हमें वो कहानियाँ बताते थे कि कैसे भाग कर, डर कर, कैसा डर का माहौल था, कैसे हम भागते थे, कैसे लड़कियों के साथ कितना कुछ होता था।
तो इतना कुछ देख कर आए थे, तो उनके पास एक ख़जाना हुआ करता था, जिस ख़जाने को वो खोलते थे और उस ख़जाने की जो कीमती यादें थे वो हमारे साथ शेयर करते थे। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं इस फिल्म के बारे में मैंने बात करना ज़रूरी समझा। तो इसी वजह से जो है ये फ़िल्म मैंने जब देखी थी, तो मेरी शायद दादी ने भी ये फ़िल्म देखी थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं। लेकिन उनको पाकिस्तानी और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि बेसिकली उनकी पैदाइश तो वही की है। वो बात अलग है कि फिर जो भी बंटवारा हुआ, तो इसीलिए भी थोड़ा सा मैं इस फिल्म से थोड़ा सा वो हूँ। और ऑब्वियसली 20 साल हो चुके हैं इस फिल्म को आए हुए, तो और जब मैंने डंकी फिल्म देखी अभी पिछले साल, तो मुझे थोड़ा बहुत वीर ज़ारा की भी झलक इसमें दिखाई दी। तो मैंने सोचा था कि मैं इस पर बात करूँगी, लेकिन फिर बात नहीं हो पाई। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज मुझे याद आया, तो चलो मैं इस चैप्टर को भी ओपन करती हूँ और वीर ज़ारा के कुछ पॉइंट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो, नॉस्टैल्जिकल होती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है पुराना टाइम को बारे में बात करके। जैसे मेरी दादी बात करती थी कि भाई हमारा टाइम बहुत अच्छा था, इतने कम वक्त में इतना कुछ मिलता था, मतलब इतने कम पैसों में इतनी हम ज़माना बहुत सस्ता था। तब हम लोगों को बड़ा अजीब लगता था, क्या मेरा ज़माना हमारा ज़माना करते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया, क्योंकि हम भी उस एरा को याद करते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि भाई 2024 है और ये फिल्म 2004 में आई थी, मतलब अब 20 साल पहले हम लोग 20 साल कैसे थे। हमारे पास ना मोबाइल होते थे एंड्रॉयड, ना कुछ होता था, फिर भी हमारी ज़िंदगी कैसी थी। और आज इतना कुछ है हमारे पास, फिर भी वो खुशी नहीं है, वो मेमोरीज़ नहीं आज की फिल्में आज के गाने हमें देते, जो उस ज़माने के हमें दिया करते थे। जो हम रात रात भर जो है कानों में वॉकमैन लगा के सुना करते थे और ऐसे अंधेरे में गाने सुनते थे और बड़ा मज़ा आता था। खैर वो टाइम अब जा चुका है। आई डोंट नो वो टाइम अब वापस आएगा नहीं आएगा, पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं इन बातों को याद करती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है। और थोड़ी अच्छी फिल्मों के बारे में बात करना तो बनता ही है। और जिसने भी ये फिल्म देखी होगी उसके एक्सपीरियंस कुछ अगर अच्छे रहे होंगे, तो प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिएगा। सो बस चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और बस, और आज आप देख सकते हैं कि जो शाहरुख खान हैं और रानी मुखर्जी हैं और प्रीति जिंटा हैं, वो लोग अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा आगे बढ़ गए। रानी मुखर्जी का भी कोई खासा कोई करियर अब है नहीं, ठीक है वो साल में कुछ एक दो फिल्में कर लेती हैं, लेकिन प्रीति जिंटा तो खैर अब वापस आ गई हैं अपने करियर को दोबारा मांझने के लिए। और शाहरुख खान तो कुछ ना कुछ अब कर ही रहे हैं, वो अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जब ये फिल्म आई थी तो उनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे से थे। तो मैंने देखा है सुहाना को और आयान आयान खान है ना, यही नाम है ना उनके बेटे का, छोटे छोटे से थे, कैसे वो लोग आते थे और बैठते थे अवार्ड फंक्शन में या किसी शो में। तो देखा है हमने इनके बच्चों को भी ग्रो करते हुए। तो हम एक तरीके से मतलब वो एक फीलिंग होती है ना कि यार तब क्या टाइम था, अब क्या टाइम हो गया है, मतलब इतने साल हो गए। तो खैर मेरा यही इस फिल्म को याद करने का मकसद था। और इसकी कहानी जिस तरीके से बनाई गई है और साफ़ सुथरी ये फिल्म है, ज़्यादा इसमें कोई ऐसा कोई दृश्य नहीं है जो आप देखकर अनकंफर्टेबल होंगे। हाँ एक गाना है वो मैं यहाँ हूँ यहाँ, थोड़ा सा आपको लग सकता है उस ज़माने के हिसाब से, जो उस ज़माने में थोड़ा ज़्यादा लगता था। आजकल आप देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि हम इससे भी गटर गंद ऑलरेडी सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। तो ये फिल्म आप देख सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस इस मूवी के साथ शेयर कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म सभी ने हॉल पर देखी होगी, क्योंकि काफ़ी लोग इस फिल्म को देखना चाहते थे, क्योंकि यश चोपड़ा के बैनर की ये फिल्म थी और बहुत ही अच्छे लार्ज स्केल में ये मूवी बनाई गई थी। लता मंगेशकर ने भी इसके गाने गाए थे, तेरे लिए हम हैं जिए। और इनका वो जो गाना है मैं यहाँ हूँ यहाँ, वो भी काफ़ी फेमस हुआ था। मतलब पूरी ओवरऑल ये फिल्म जो थी शाहरुख खान के लिए बहुत अच्छी थी। और इनके इसी फिल्म के लिए काफ़ी इनको अवार्ड भी मिले थे, पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मतलब एक
ऐसा टाइम था शाहरुख का जिसमें शाहरुख को कंटिन्यूअसली अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट एक्टर के। तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना, शाहरुख ने तो गोल्डन का भी गोल्डन टाइम देखा हुआ है। मतलब इतना गोल्डन टाइम या तो अमिताभ बच्चन का देखा है या मैंने शाहरुख का देखा है। तो इन दोनों का ही देखा है मैंने सबसे ज़्यादा। बाकी तो मैंने किसी का खास इतना देखा नहीं है। ठीक है, देखा है सलमान खान है, आमिर है, इनकी अपनी एक जगह है, अक्षय कुमार है। लेकिन ये जो अमिताभ बच्चन के बाद अगर कोई शख्स है जो इतना ज़्यादा मतलब जिसने अवार्ड्स हासिल किए हैं और एक मुकाम बनाया है, तो वो शाहरुख खान है। तो शाहरुख खान उस ज़माने में बहुत सारे स्टेज शोज़ भी किया करते थे। मतलब उन्होंने किशोर कुमार को भी एक श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो मैंने देखती थी सोनी टेलीविजन, तो सोनी टीवी पर शोज़ आते थे पहले। जो एक्टर्स वगैरह होते थे वो लाइव बहुत करते थे, आज तो इतना कम करते हैं आज। लेकिन उस वक्त उनके लाइव जो है वो दिखाए जाते थे, टीवी पे दिखाए जाते थे कि वो किस